नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी तक के वीडियोज़ में हमने पढ़ा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस तरह से होता है। आपको पता है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की जब भी चर्चा होगी तो लैंगिक जनन में दो तरह के अंग कार्य करते हैं, एक तो नर, दूसरा मादा अंग। नर अंग की चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर लिया है इसके पहले वीडियो में, जिसमें आपको बताया गया कि जो पुंकेसर होता है, जिसको आप एंड्रोसियम बोलते हैं, पुंकेसर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो फिलामेंट, दूसरा एंथर, यानी जो तंतु होता है और परागकोश, इन दोनों से मिलकर पुंकेसर का निर्माण होता है। उसी तरह से मादा पुष्प में भी स्त्री केसर पाया जाता है, जिसे हम गायनेशियम बोलते हैं। गायनेशियम में 3 अंग एक साथ पाए जाते हैं, अर्थात गायनेशियम को हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को मिलाकर हम गायनेशियम बोलते हैं, जिसे हिंदी में जायांग कहते हैं। हमने अभी तक जो चर्चा किया है उसमें गुरु बीजाणु की चर्चा किया, यानी ओव्यूल की चर्चा किया, जो बीजांड है उसकी चर्चा किया। बीजांड किस तरह से बना होता है, उसके भीतर कैसे अंग होते हैं, कितने आवरण होते हैं, या उसमें जो जनन छिद्र होता है वो कहाँ पर होता है, भोज्य पदार्थ कहाँ इकट्ठा होता है, इन सब की चर्चा हमने किया। स्त्री केसर के विषय में हमने अभी चर्चा कर दिया। स्त्री केसर जिसे आप गायनोसियम बोलते हैं, गायनोसियम बोलते हैं, यह 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीज़ है? पहला है वर्तिकाग्र, जिसे आप स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा वर्तिका, जिसे आप स्टाइल कहते हैं। तीसरा है अंडाशय, जिसे आप ओवरी कहते हैं। ओवरी के भीतर ओव्यूल होता है। तो इस तरह से आपने जाना कि स्त्री केसर, जिसे आप गायनेशियम बोलते हैं, यह 3 चीज़ों से मिलकर बना है। इसके बाद जो मेगा स्पोरेंजियम की चर्चा हमने किया, यानी जो स्त्री केसर का अगला भाग है, या आप कह सकते हैं कि स्त्री केसर के अंडाशय में ओव्यूल पाया जाता है, यानी बीजांड पाया जाता है। और बीजांड की चर्चा हमने इसके पहले किया है। अब अगली चीज़ आती है कि गुरु बीजाणु धानी या गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम या मेगा स्पोर कहते हैं। अगली चीज़ है गुरु बीजाणु जनन। यानी मेगा स्पोरोजिनेसिस। मेगा स्पोरोजिनेसिस
की चर्चा हम करने चल रहे हैं, जिसमें आपने अभी तक मेगा स्पोर्स, जिसे आप ओव्यूल कहते हैं, उसे जान लिया है। अब मेगा स्पोरोजिनेसिस, जिसके अंतर्गत मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स के बनने की क्रिया मेगा स्पोरोजिनेसिस कहलाती है। अर्थात गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब इसकी चर्चा हम एक चित्र के माध्यम से करते हैं, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि गुरु बीजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजिनेसिस की क्रिया में गुरु बीजाणु मातृकोशिका या मेगा स्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया मेगा स्पोरोजिनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रपुसु आरंभक, जिसे आप इंग्लिश में आर्कीस्पोरियल इनिशियल कहते हैं, इसका निर्माण होता है। उसके बाद यह सीधे गुरु बीजाणु जनन कोशिका का कार्य करने लगती है और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। इसके बाद प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल बनता है, जिसमें आप देखिए यहाँ पर न्यूसेलस दिखाई दे रहा है, जिसे आप बीजांडकाय कहते हैं, और नीचे की ओर गुरु बीजाणु मातृकोशिका दिखाई दे रही है, मेगा स्पोर मदर सेल दिखाई दे रहा है, बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। यही जो गुरु बीजाणु मातृकोशिका है, यह ही विभाजित होकर के आगे पहले प्राइमरी डिवीज़न होता है, यानी प्रारंभिक विभाजन होता है। प्रारंभिक विभाजन के फलस्वरूप यहाँ इस चित्र में आप देखिए कि द्वितीयक गुरु बीजाणु बन जाता है। द्वितीयक गुरु बीजाणु बनने के पश्चात यह पुनः विभाजन होता है इसमें, जो कि 4 गुरु बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यह चतुष्क बन जाता है, जैसे टेट्राएड कहते हैं। मेगा स्पोर का टेट्राएड बन जाता है। मेगा स्पोर का जो टेट्राएड है, यह आगे चलकर इसके निचले भाग यानी जो माइक्रोपाइलर क्षेत्र में या रीजन में ये सेल होता है, वही बचा रह जाता है। अन्य 3 ऊपर के नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं, और ये जो अंतिम यानी जो है माइक्रोपाइल क्षेत्र में है, वही आगे चलकर फंक्शनल होता है, यानी कार्य करता है। और प्राथमिक कोशिका भित्ति बनने अथवा न बनने के कारण 2 स्थितियां बनती हैं, जिसे आप तनु बीजाणु काई बीजांड और दूसरे को हम स्थूल बीजांडकाई बीजांड कहते हैं। क्लासी न्यूक्लिएट ओव्यूल या फिर जो है टेनु इनुसिलेट बोलते हैं, इस प्रकार के ओव्यूल्स बनते हैं। वैसे गुरु बीजाणु जनन कोशिका, जिसे हम मेगा स्पोरोसाइट कहते हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो 4 अगुणित या हैप्लॉइड गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर बनते हैं। इन 4 में से चूँकि ये सभी लीनियर होते हैं, एक ही रेखा में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गुरु बीजाणु मैंने अभी इसके पहले ही बताया कि किसी किसी में ये टी शेप्ड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लीनियर दिखाई दे रहा है। और लीनियर गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर्स एंजियोस्पर्म
पौधों में पाया जाता है। चतुष्क का जो सबसे नीचे वाला, अभी मैंने चर्चा किया कि सबसे नीचे वाला यानी जिसे हम कैलाजल मेगास्पोर कहते हैं, वो कार्यरत रहता है। चूँकि कैलाजल क्षेत्र में न्यूट्रिशन की अधिक मात्रा होती है, इसलिए ये पोषण ग्रहण करता है और पोषण ग्रहण करने के बाद यह डिवीज़न इसमें होता है, विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद जो मेगास्पोर मदर सेल कहें या तो फीमेल गैमेटोसाइट या गैमेटोफाइट कहें, इसका निर्माण होता है। फीमेल गैमेटोफाइट का जो विकास होता है उसको सबसे पहले भ्रूणकोश की जो संरचना है उसका वर्णन सबसे पहले विल्हेम हॉफमिस्टर ने किया था 1849 में। और भ्रूणकोश का जो विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इन 3 प्रकारों में जो एक बीजाणु भ्रूणकोश होता है यानी मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक होता है, इसके विकास में 4 में से 1 गुरु बीजाणु ही हिस्सा लेते हैं, किंतु जब 2 बीजाणु यानी 2 गुरु बीजाणु केंद्रक इसके बनने में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें हम बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक कहते हैं। कभी कभी टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक भी बनता है जिसमें इसके सभी गुरु बीजाणु के केंद्रक हिस्सा लेते हैं। वैसे लगभग 70% एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधों में 1 बीजाणुज और 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 1 बीजाणुज और 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश है और जिसमें विभाजन को आप जो है चित्र में तो देख रहे हैं, लेकिन जो अभी टेट्रास्पोरिक की चर्चा मैंने किया वो चूँकि पॉलीगोनम टाइप का होता है और जिसे पॉलीगोनम ड्राइबेरिकेटम नामक पौधे में इसका अध्ययन किया गया था और इसी अध्ययन के कारण जिसमें 1 भ्रूणकोश या 1 बीजाणुज 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश बनता है, इसे हम पॉलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश कहते हैं, जिसे स्ट्रासबर्गर ने 1879 ईस्वी में वर्णन किया था। जैसा कि अभी चर्चा किया कि 4 में से 1 ही गुरु बीजाणु बचता है। भ्रूणकोश के बनते समय जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है उसमें 3 बार माइटोसिस विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिसके फलस्वरूप 8 केंद्रक बनते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें जब पहला विभाजन होगा तो 1 से 2 केंद्रक, नीचे भी 1 से 2 केंद्रक बनते हैं। इसके बाद जब विभाजन होगा तो 2 से 4 बनते हैं और इसके विभाजन यानी जो यहाँ पर इसके पहले के चित्र में आपने देखा था कि 1 गुरु बीजाणु बनता है, उसके विभाजन के पश्चात 1 से 2 गुरु बीजाणु बना था। इस प्रकार से 3 विभाजन के पश्चात यहाँ आप देखिए 4 यहाँ 4 यहाँ 8 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। इसके पश्चात इस ओव्यूल में यानी मेगास्पोरेंजियम में जो गुरु बीजाणु हैं यानी जो केंद्रक हैं, ये एक तरफ जिसमें हम 4 गुरु बीजाणु देख रहे हैं, गुरु बीजाणु केंद्रक देख रहे हैं और दूसरी तरफ भी 4 गुरु बीजाणु केंद्रक देख रहे हैं। इन केंद्रकों में से एक एक केंद्रक बीच की ओर
इस चित्र में आप देख सकते हैं बीच की ओर खिसक जाते हैं, जिसके बीच वैक्यूल होते हैं। यहाँ बीच में दोनों तरफ वैक्यूल होते हैं और इन वैक्यूल के कारण एक केंद्रक बीच में स्थानांतरित हो जाता है। उसी तरह से इस तरफ से भी एक केंद्रक बीच में स्थानांतरित हो जाता है। जो अभी हमने चर्चा किया था कि माइक्रोपाइलर क्षेत्र होता है, रीजन होता है, यानी बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार के छोर पर अंड, यहाँ आप अंड देख रहे हैं, बीजांड यानी माइक्रोपाइलर क्षेत्र में अंड होता है और उसकी 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इस तरह से 3 कोशिकाएं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोपाइलर के अलावा दूसरी तरफ, जिसे हम चैलाजल छोर कहते हैं या इसे हम प्रतिव्यासांत भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम एंटीपोडल रीजन बोलते हैं। और एंटीपोडल रीजन में 3 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल क्षेत्र में होते हैं और 3 न्यूक्लियस इधर बीजांड द्वारी क्षेत्र या जिसे हम लोग माइक्रोपाइलर रीजन बोलते हैं, उस रीजन में होते हैं। बीच में जो 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, ये 2 केंद्रक पहुंच करके आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी इनका संयुग्मन हो जाता है और ये डाइप्लॉइड सेल बनाते हैं। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 केंद्रक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसी तरह से 3 केंद्रक यहाँ दिखाई दे रहा है। 3 3 6 हो गया। इसके फ्यूजन के फलस्वरूप ये तो हैप्लॉइड हैं, इधर भी हैप्लॉइड है, लेकिन ये डाइप्लॉइड है, द्विगुणित है। तो इस तरह से बीच में एक सेल जो है द्विगुणित है और 3 इधर और 3 इधर 6 अगुणित या हैप्लॉइड हैं। ये कुल मिलाकर 7 सेल बनते हैं और पहले तो ये 8 सेल बना हुआ था, यानी 8 न्यूक्लियाई बना हुआ था, लेकिन बाद में 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन के फलस्वरूप यहाँ पर ये डाइप्लॉइड एक कोशिका या एक सेल बन गया, जिसे हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं या ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इसके फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि जो ध्रुवीय केंद्रक है ये डाइप्लॉइड हो गया है और जो अंडाशय यानी जो है अंड का क्षेत्र है, इसे हम उल्टा करके इधर देख रहे हैं, जिसमें 2 अंडाणु यहाँ पर दिख रहा है, अंड इग। इसके दोनों तरफ एक एक सेल दिखाई दे रहा है, एक एक न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अंड है, इग है, वो उसका केंद्रक या न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस नीचे की ओर स्थानांतरित हो गया है और उसके जो वैक्यूल हैं वो ऊपर की ओर चले गए हैं। इसके विपरीत जो 2 और सहायक कोशिकाएं हैं या सिनर्जिड सेल हैं, ये सिनर्जिड सेल के न्यूक्लियस ऊपर की ओर हैं और वैक्यूल नीचे की ओर है। दोनों में आप देख सकते हैं कि वैक्यूल नीचे की ओर दिखाई दे रहा है और न्यूक्लियस ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। इसे आप सिनर्जिड सेल कहते हैं। इसका जो फिलामेंट है अंडाणुओं का, ये ऊपर की ओर लगा हुआ है, जिसे हम फिलीफॉर्म अपरेटस भी बोलते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस और सिनर्जिड सेल का जो कार्य होता है वो पोलन ट्यूब को अपनी ओर आकर्षित करने का होता है। पोलन ट्यूब इस न्यूक्लियस के आकर्षण में सबसे पहले जब पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर अंकुरण होता है, अंकुरण के पश्चात पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब और कहीं ना जा कर के इसी सिनर्जिड सेल के पास आता है और वो भी सिनर्जिड सेल या सिनर्जिड न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन के कारण होता है।
यहाँ पर ये पहुँच करके सिनर्जिड सेल के पास पहुँच करके न्यूक्लियस, जो पोलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले इसके पास आता है। चूँकि पोलन ग्रेन्स जो कि गोलाकार लगभग होते हैं और उनके अंकुरण की चर्चा हम अभी परागण के अंतर्गत हम करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो ये आपका ओव्यूल है, ओव्यूल में यानी जो है मेगा स्पोरेंजियम है, उसमें आपने देख लिया कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस है उसके पास और पोलर न्यूक्लियाई के पास, लेकिन इसके विपरीत छोर पर, जिसे आप एंटीपोडल बोलते हैं, उस छोर पर 3 कोशिकाएं जो कि चलाजल क्षेत्र में हैं, 3 कोशिकाएं उपस्थित हैं। निषेचन के पहले या निषेचन के बाद, तुरंत बाद, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ये तीनों नष्ट हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। उसके पश्चात आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के समय जो डाइकोटिलेडॉन होते हैं उनके एम्ब्रियोसाइक में 3 इधर और 1 बीच में 7 सेल पाए जाते हैं। ये 7 सेल तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये 7 सेल के अलावा 8 न्यूक्लियस भी दिख रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी ओव्यूल में कितने सेल और कितने न्यूक्लियाई होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 7 सेल्ड, 3 इधर और 1 इधर। ये चूँकि डाइप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है, तो 7 सेल हो गए, 7 सेल हो गए और 8 न्यूक्लियाई इस स्टेज में ये होते हैं। हम जब कभी भी इनका उत्तर देंगे तो इसी रूप में देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। यदि चर्चा होती है तो इन्हीं रूप में हम उत्तर देंगे।